जय माता दी। मैं आपका सुनु सर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट। जो बच्चे डीएलएड एंट्रेंस का एग्जाम देने वाले हैं वैसे बच्चे इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। लेकिन वैसे बच्चे इस वीडियो को ये ना सोचे कि ये स्पेशल डीएलएड का है तो हम बिहार एसएससी का, चाहे एसएससी का, रेलवे का, बैंक का, बिहार डीएलएड बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो हमारे लिए ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो बिहार एसएससी चाहे अदर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो जरूर देखें। अरे ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन तो देख सकते हैं ना। 2 क्वेश्चन छोड़िए, 1 क्वेश्चन देख सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को देखने के बाद आप बताइए क्या ये आपके एग्जाम में नहीं पूछता है क्या ये एसएससी में नहीं पूछता है क्या ये बैंक में नहीं पूछता है क्या रेलवे में नहीं पूछता है क्या बिहार एसएससी में नहीं पूछता है क्या स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल में नहीं पूछता है क्या? सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चे लोगों के मन में मेंटेलिटी बैठ गया है कि ये सर एसएससी का तैयारी कर रहे थे, ये एसएससी का स्पेशल है। एसएससी का मैथ बिहार एसएससी में नहीं पूछेगा, एसएससी का मैथ डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछेगा, एसएससी का मैथ रेलवे में नहीं पूछेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। कब एग्जामिनर का माइंड कौन सा रहे, कौन सा नहीं सेट है, वो कोई नहीं जानता है। कभी भी कैसा भी क्वेश्चन वो डाल देगा। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन को देखकर या अपनी तैयारी रखकर चलनी होगी। ये मत समझिएगा कि ये बिहार एसएससी का सर वीडियो बना रहे हैं तो ये बिहारी एसएससी वाले लोग देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ का क्वेश्चन जीरो से लेके हाई लेवल तक आपको इस मतलब दिमाग में रहनी चाहिए। और हर क्वेश्चन को आप मैथ का कोई भी किसी भी मतलब कंपटीशन में पूछे आपको देखनी चाहिए। क्योंकि कोई अगर टीचर पढ़ाता है तो ये कह देता है कि एसएससी का, तो बच्चे लोग को दिमाग में आता है कि ये एसएससी का है तो हम बैंक का तैयारी कर रहे थे। ये नहीं, क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, लेवल एक होता है ना कि एक हाई हो गया, एक लो हो गया, वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस। लेकिन आपका जो मेथड है, कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट किसी में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बस आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो में कोई भी आपको कुछ भी कमी आए तो जरूर आप लोग बोलिएगा। और कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो कमेंट्स के जरिए अपनी क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, मैथ का या रीजनिंग का, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछनी हो जरूर पूछिएगा। स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप कर जरिए, ठीक है। और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा और आपको अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस सेट का मैथ का क्वेश्चन सॉल्यूशन हम कराने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 और देखिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं, केवल कंसेप्ट से कह रहा है वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। हम मान लेते हैं मेरा धन 100 रुपया है और 15 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। यानी 100 रुपया है तब ये हमारा 4 गुनी हो जाएगी। तो हम सीधा बात हम जानते हैं कि ये P होगा और ये मेरा E होगा। अगर एसआई कहें तो सीधा बात है जो हमारा मिश्रधन है इस मिश्रधन में से मूलधन को निकाल देंगे तो मेरा एसआई होगा। 400 में से 100 गया 300 रुपया। अब आपका क्वेश्चन बन गया, आपको बताना है R। तो एसआई का फॉर्मूला आप जानते हैं, एसआई बराबर होता है P गुणे R गुणे T बाई 100। एसआई का मान देखिए दिया हुआ है 300 और P का मान देखिए 100 दिया है, R का मान निकालना है और T का मान 15 दिया है बटा 100। 100 से 100 कट गया, 15 दूनी 30, इसलिए R का मान 20%। देखिए इसका ट्रिक भी है, लेकिन हम ट्रिक इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि जब तक आप प्रैक्टिस करते हैं तब तक आपके दिमाग में ट्रिक रनिंग करता है। जब प्रैक्टिस आपकी छूट जाती है तो ट्रिक भी रुक जाती है। तो इसलिए ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, कंसेप्ट लीजिए और ऐसा कंसेप्ट लीजिए जो आपके एक कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, चलिए
27। अच्छा, ये आर का मान 20%। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन जो हो गया आपका 3 नंबर, 27 नंबर। कह रहा है 4% वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में दे, यानी 2 साल के बाद वो 169 रुपया दे रहा है, तो वर्तमान मूल्य क्या होगा? आपको क्या बताना है? वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो वर्तमान मतलब पहले पहले जो उसका अमाउंट था ना, वही हमको अमाउंट बतलानी है। यानी देखिए समय के बाद जब आपका अमाउंट दिया रहे तो याद रखिएगा उसको आप मिश्रधन समझिएगा, लेकिन समय के बाद अगर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज अगर कहते तो वही समझिएगा, अगर नहीं कह रहा है तो मिश्रधन समझिएगा। तो ये तो अमाउंट दिया है हमारा, तो हम पहले ये देखेंगे कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपको हम बताए हैं 2 साल का, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 चौका 16, 2 अंक के पहले, इतना प्रतिशत आपका CI हो गया। तो हमारा जो अमाउंट होगा कितना होगा, तो अपने आप में 100% होता है, तो 100 में 8.16 जोड़िएगा तो 108.16% आपका अमाउंट होगा। अमाउंट कितना दिया है? 169। हमको वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है, 100% का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको करते हैं। 16900 बाई 108.16, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बैठ जाएगा। हम ऑप्शन से बना लेते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन से हमारा जो आंसर होना चाहिए 150, 160 तो होगा नहीं, 150 भी नहीं होगा, और 156.25, तो 156 हम थोड़ा देखते हैं, 15 एकम 15, और यहाँ पे भी 15 एकम 15। तो ये मेरा जो ऑप्शन होगा, इसको अगर कटाइएगा आप लोग, तो चलिए हम कटाकर थोड़ा दिखला देते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन आ जा रहा है इसमें, ठीक है ना। ऑप्शन कितना इसमें 2 आ जा रहा है, इसी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। लेकिन आपका जो आंसर होनी चाहिए, इसको कटाइएगा ना, इसको कटाइएगा तो आपका जो आंसर होने चाहिए 156.25 रुपीज आएगा, ये आएगा जो आपका ऑप्शन 1 है। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो इतना ही आएगा, ठीक है ना। आप लोग कर देख लीजिएगा, हम ऑप्शन का थोड़ा सहयोग लिए हैं, नहीं तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। 28 नंबर ये कह रहा है कि x² माइनस एक्स माइनस 20 का गुणनखंड कौन होगा। तो ऑप्शन दिया है आपका x+2, x-5, x-4 और x+5। ये ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है कि कौन गुणनखंड होगा। तो याद रखिए गुणनखंड उसी को कहते हैं जब इससे पूरा पूरा कट जाए, उसी को हम गुणनखंड कहते हैं। लेकिन अब कटाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, तो हमको वो काम नहीं करना है। इसके जगह पर 0 रखना है, बराबर के जगह पर 0, और प्लस को इधर भेजिएगा तो ये क्या हो जाएगा -2, यानी x का मान जो आया -2। अब -2 जहां जहां x है ना वहां वहां -2 रखिए, तो -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2, और ये -20। देखिए तो 4 2 6, अब 20 में से 6 को सॉल्व करना मतलब 0 आएगा ही नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। फिर ये रखते हैं, ये 0, 5 को इधर भेजेंगे तो ये +5, x का मान जो होगा 5, तो 5 रखिए, तो 50 25, ये -5, ये -20, 25 में से 5 जाएगा 20, +20 अब -20, ये कट कर 0 आ गया। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा 2 होगा। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको अभी बताएं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, कर एक व्यक्ति एक पुस्तक का 200 रुपये में क्रय करता है, क्रय मतलब खरीदता है 200 रुपया, फिर उसका 225 रुपया में विक्रय करता है, यानी सेलिंग प्राइस 225 रुपया। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, हमको लाभ बताना है। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना,
सारे कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई भी आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो माइंड से ये निकाल दीजिएगा कि ये एसएससी का है, ये बिहार एसएससी का है, ये पॉलिटेक्निक का है या रेलवे का है। बस मैथ है, पढ़िए। आसान है तो आपके लिए और आसान है, भारी है तो सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो ये माइंड में नहीं बैठाना है। तो प्रॉफिट हमको, प्रतिशत लाभ हमको बताना है, प्रॉफिट। तो पहले हम देखते हैं 200 रुपये में खरीद रहे हैं, 225 रुपये में हम बेच रहे हैं, इसका मतलब हमको 25 रुपये का फायदा हुआ। हमको लाभ और हानि तब भी पता होगा कि हमको पता चले कितना रुपये में हम खरीदे हैं, तो 200 रुपया। कभी भी हानि हो या लाभ हो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, ये प्रतिशत में 100 दूनी 200। अच्छा 2 से अब ये इसको कटाइएगा तो 25 का आधा कर दीजिए ना, तो 12.5%। देखिए आपका 29 का ऑप्शन कौन सा है भाई? ऑप्शन 4 है। 30 नंबर कर रहा है, एक शहर की वर्तमान आबादी 80,000 है, 80,000 है। यदि बढ़ोतरी की दर 5% प्रति वर्ष है, 5% प्रति वर्ष है, 3 वर्ष बाद उसकी आबादी कितनी होगी, यानी हमको ए निकालना है। अब देखिए इसमें क्या होगा ना, ये बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होंगे कि सर हम साधारण ब्याज पे निकालेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो आपको किताबी भाषा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं तो नहीं, अपने अनुसार जो आप सोच रहे हैं वही तरीका से हम बताएंगे और एकदम मतलब कॉन्सेप्ट बाई। तो आप थोड़ा ये सोचिए कि मान लीजिए आज भारत की जनसंख्या एक साल में 1 लाख है ना। तो अभी जनसंख्या 1 लाख है, तो अगले जो साल होगा तो बच्चे जन्म लेंगे तो जनसंख्या वृद्धि होगी। 2 साल में 1 लाख जो पहले था और जो बच्चे जन्म लिए वो 2 कंबाइंड हो गए, अब तो इतनी जनसंख्या। अब इसका वृद्धि हो, हमेशा 5-5% वृद्धि हो रही है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में और लोगों का शादी हो। समझ में आ रहा है? या हो सकता है आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई इस साल इतने लोग हैं तो अगले साल हो सकता है कि कोई बच्चे जन्म दिए तो 2025 में दिए, कोई बच्चे जन्म दिए जो 2026 में, ऐसे हो सकता है। तो याद रखिएगा जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो वृद्धि तो है ही, लेकिन उस वृद्धि का भी वृद्धि हो रही है। समझ में आया? यानी हम कह सकते हैं, थोड़ा देरी के लिए समझिए, 2025 में अगर 10 लाख लोग हैं तो 2026 में बच्चे जन्म लेंगे, तो बच्चे जन्म लेंगे, अब 5% की वृद्धि यहाँ कह रही है, तब 10 लाख के बाद अगर मानकर चलिए ये 15 लाख हो गया। अब इसका 5%, हमेशा 5-5% की वृद्धि हो रही, तो भाई देख रहे हैं 10 का 5% यहाँ कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, यानी वृद्धि अलग हो रही। इसका मतलब वृद्धि जब अलग अलग हो तो हम कह सकते हैं कि वो भाई चक्रवृद्धि ब्याज है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे वृद्धि अलग अलग नहीं, सेम सेम वृद्धि नहीं हो रही, वो खाली कह दे रहा कि हर साल 5% की वृद्धि हो रही है। तब एक साल में अब यहाँ कितना होगा, फिर एक साल में दूसरा साल में 5% निकलेगा तो अलग होगा, तीसरा साल में। इसका मतलब आप समझ लीजिए जब वृद्धि अलग अलग हो तो आप कह सकते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? चक्रवृद्धि ब्याज से। तो सबसे पहले हमको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। तो निकालने का तरीका 5 का क्यूब कर लीजिए, 50 25 25 125, 2 अंक हम लेते हैं, हासिल 1 बचा। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, 50 25 3 75 और 1 76, 0.4 अंक के पहले, 5 3 15 हासिल नहीं है, तो ये हमारा इतना प्रतिशत तो हमारा वृद्धि हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। हमारे अपने आप में 100% होता है ना। तो ये तो जो दिया हुआ है 100% का मान दिया है 40, ठीक है ना। अब हमारा 100% और इतना का वृद्धि हुआ है, तो 100% तो पहले थे और इतना का वृद्धि हुआ, अब टोटल कितने हो जाएंगे? तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 115.7625%। यानी अब जनसंख्या तो इतना हो गया ना, तो इतना का जनसंख्या अब निकाल लीजिए कितना होगा। तो 2 0 से 2 0, 8 से गुना कीजिए, इसको हटा देते हैं,
8×5 = 40, 8×2 = 4 20, 8×6 = 48, 2 50, 8×7 = 56, 56 + 5 = 61, 8×5 = 40, 40 × 6 = 46, 8 × 8, 8 × 4 = 12, 8 × 8, 8 और 1 9, जीरो कहीं यहाँ 1 2 0 2 0। तो कितने अंक के पहले? 4 अंक के पहले, 2 और 2 4 यहाँ। और हम जानते हैं दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। तो अभी जो जनसंख्या होगी कितनी होगी? 92,610। 92,610 देखते हैं। 92,610 जो आपका ऑप्शन 3 है। 31 नंबर कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक। देखिए ये क्लास 10th का है, जो कि ये कंपटीशन में पढ़ना भी नहीं है। निर्देशांक वाला ये नहीं पढ़ना है आप लोगों को, लेकिन इसमें दे दिया है तो आपका भाग्य सही है या आप लकी हैं जो कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं और दिमाग में आपका बैठ जाएगा कि अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो। बहुत लोग नहीं, ये पढ़ाते ही नहीं है, ये निर्देशांक नहीं आपको पढ़ाते हैं। चलिए हम दिखाते हैं कैसे इसको बनाएंगे। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। 2 4 7 9 को जोड़ने वाली आंतरिक यानी 1:2 में के अनुपात में विभाजित करती है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। निर्देशांक कभी भी बिंदु ज्ञात करनी हो ना तो एक फॉर्मूला होता है my2 + ny1 बटा m1 m + n, फिर यहाँ m ना लिए है x2 हो जाएगा ना, x2 ये x2 और x1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा my2 + ny1 बटा m + n। तो आपको ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है। हम देखिए कैसे हम आपको बताते हैं और ये जीवन भर के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ध्यान से समझिएगा बस। हमको बिंदु निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक में पहले 7 से गुना कीजिए, एक में 7 से कीजिएगा यानी 7, फिर 2 में पहले वाला से, दो ही है ना, 1:2 ही के अनुपात में बांटना था, ठीक है। तो 2 दूनी 4 बटा इन दोनों को जोड़ लीजिए, 1 और 2 3। फिर उसी तरह फिर एक में अब इससे इधर पहले देखना है, y2 में देखना है, यानी एक में 9 से कीजिएगा 9 प्लस, फिर 2 से अब इस 4 में कीजिएगा, ठीक है ना। तो 2 से 2 चौके 8, अब प्लस 1 और 2 जोड़ लीजिए यानी 3। देखिए ये हमारा जो पहले वाला जो होता है ना ये x1 होता है और ये जो होता है y1 होता है, ये जो होता है हमारा x2 होता है और ये जो होता है y2 होता है। क्लियर? 7 4 11/3, 9 8 17/3, ये रहा आपका आंसर। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, यानी 31 नंबर। 31 का 11/3 और 17/3, 11/3 और 17/3, ये देखिए ऑप्शन 2 है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा है भाई? ऑप्शन 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है ABC का औसत भार 45 किलोग्राम है। तो कुल हम देख लेते हैं, A + B + C कुल 45 में 3 गो है तो 3 से गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 1 13, इतना केजी हो गया। फिर कह रहा है A और B का औसत भार, A + B का औसत भार यानी 40 × 2, 40 दूनी 80, इतना केजी। फिर B और C का औसत भार कितना है? 43। 43 में हम 2 से गुना कर लेंगे तो 43 दूनी 96, 2 3 6 2 चौके 8, 86 होगा। 2 3 6 और 2 चौके 8, 86। तो कह रहा बी का भार बताइए। तो अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो A B B C, A B फिर B + C, ध्यान दीजिएगा 6 8 8 16, 166 केजी ना हो रहा है, लेकिन 166 केजी यहाँ देखिए
ए बी एगो सी हाई एक्स्ट्रा आ गया है। तो इसमें से ए बी सी का अगर यहाँ पे मान अगर हम रख दें, इसमें से निकाल दें 135 केजी, तो 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 31 केजी। तो जो 31 केजी होगा यही ना बी का ना मान होगा भाई। सवाल तो यही पूछा है कि बी का मान बताइए 31 केजी। तो 32 नंबर यानी आपका जो ऑप्शन होगा 4 होगा। 33 कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु की बिक्री 10% छूट पर करने का दावा करता है। यानी कह रहा है ना कि एक सामान है और एक दुकानदार अपनी वस्तु की बिक्री पर 10% छूट देने का दावा करता है। तो 10% छूट देने का दावा करता है, ठीक है भाई, चलिए ये छूट हो गया हमारा। लेकिन प्रत्येक वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाकर लिख देता है। 10% तो छूट दे रहा है, लेकिन छूट देने के बाद से क्या कर रहा है ना, 40% वो बढ़ाकर लिख दे रहा है। ठीक है, तो उसका लाभ बताना है हमको, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हमारा अंकित मूल्य हम मान लेते हैं, हमको लाभ बताना है, तो हम मान लेते हैं 100 रुपीज मेरा सीपी है, यानी क्रय मूल्य है। तो 100 रुपीज हम 100 रुपया में खरीदे हैं, तो हम पहले अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। तो 100 रुपया में खरीदे हैं तो 10% छूट तो भाई मेरे को उस पे देगा ना, अंकित मूल्य पे देगा। तो ये 40% बढ़ाकर लिखा है, तो 100 का अगर 40% बढ़ाकर लिखेगा तो कितना में बेचेगा, 140 रुपया में ना बेचेगा, यानी 140 रुपया में बेचेगा, ये रुपया हम डाल देते हैं। लेकिन 140 रुपया 40% बढ़ाकर 140 रुपया तो हो गया है, लेकिन इस पे कह रहा है कि वो 10% का क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। तो 140 अगर एमआरपी हो गया है तो 10% का अगर छूट बेचेगा तो रियल में कितना में बेचेगा, रियल में सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा, 140 का 10% छूट देगा, इसका मतलब 90% में तो बेचेगा। 0 0 14 5 9 चौका 36 और 9 एकम 9 9 3 9 चौका 36 और 9 एकम 9 3 12, यानी 126 रुपये में बेचेगा, बेचेगा ना जी। तो देखिए सवाल पूछा है कि उसको लाभ प्रतिशत बताइए, तो आप ही थोड़ा देखिए यहाँ पे 100 रुपया में खरीद रहा है, 126 रुपया में बेच रहा है, तो कितना रुपया का फायदा हो रहा है। तो आप कहिएगा कि सर 26 रुपया का, तो किसमें, यानी 100 रुपया में ना 100। अब प्रतिशत में निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 100 कट गया, तो हमारा प्रॉफिट कितना निकला भाई, कितना, यानी 26%। ये मेरा आंसर रहा। तो ऑप्शन देखिए तो 26%, यानी आपका जो ऑप्शन होगा 1 होगा। तो बस आज क्वेश्चन बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का मैथ का क्वेश्चन हम सॉल्व कराएं, और आप अच्छी तरह से देखें ये क्वेश्चन किसी भी लेवल, चाहे एसएससी, बिहार एसएससी, चाहे कोई भी रेलवे बैंक, कोई भी, सारा क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो आप लोग मैथ से कभी भी हमारा वीडियो अगर देखें, आप बोल दे कि ये है, तो ये बात सही है कि इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछेगा, लेकिन ये बात आप लोग गलत सोच लेते हैं कि ये क्वेश्चन इसमें पूछा है तो अदर एग्जाम में नहीं पूछेगा। सारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर कोई आपको डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।